नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कोहली। आज मैं आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो कई सालों से योग कर रहे हैं और योग सिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान से कहना चाहूँगा कि वह अपना एक छोटा-सा परिचय दें, उसके बाद इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, नमस्कार सभी लोगों को, जितने भी लोग ज्वाइन किए और धन्यवाद जय दीप पत्रिका को कि इन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और सर बता रहे हैं कि समय कम है, उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। परिचय, हम कोई जाने-माने इतने विख्यात नहीं है, साधारण सा एक हूँ इंसान। मेरा नाम नंदकिशोर भारती और मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फिलहाल मैं योग टीचर के रूप में कार्यरत हूँ वियतनाम में। और लग मैं लगभग हो गया 15 साल से 2010 से ही मैं दिल्ली में पहले योग टीचर के रूप में था। वहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से डिप्लोमा करने के बाद मैं इस फील्ड में आ गया। तो तब से हूँ, पहले दिल्ली में थे, अब वियतनाम में लगभग 6 साल से हूँ। तो यही है, योग के साथ हमारा जुड़ाव है, इसी के साथ रहना है और इसी फील्ड में काम करते हैं। बस यही मेरा एक परिचय है, जी सर। साधारण सा। जी, जी। जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा योग को लेकर हमारा देश उतना जागरूक नहीं है, जबकि अन्य देश योग को बहुत जल्दी अपना रहे हैं। इसके क्या कारण रहे होंगे? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी लोगों का है। और इसमें ये सत्यता भी है कि अपने देश में जो योग का रूट है, उस रूट के बदौलत आज वैश्विक लेवल पर योग का प्रचार प्रसार अभ्यास के साथ छा गया। लेकिन अपने देश में इसकी मान्यता केवल और केवल लोगों के मन में अभी भी भ्रांति है कि योग हम साधना के स्तर पर करना चाहते हैं और करते हैं। पहले जैसे ऋषि मुनि करते थे अभ्यास इनका, और उन्हीं के द्वारा बताया गया ये विधि विधान है। तो लोगों में ये संदेश गया कि इसको करने के बाद हमें स्पिरिचुअलिटी लाइफ लाइफ जीना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग कतराते हैं। हालांकि पहले से सुधार बहुत हुआ है कि लोग अपने स्वास्थ्य परक सुधार के लिए योग का उपयोग करते हैं। यही है और करना चाहिए लोगों को। तो मैं इसी के संदर्भ में आपका प्रश्न जो है उससे हट के थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ जी। कि लोगों को चाहिए कि इस बात को समझना जरूरी है कि योग का 3 एस्पेक्ट है, इसकी अवधारणा है और निर्धारण किया गया है, निर्धारित भी है कि योग का अभ्यास हम साधना के रूप में करते हैं, फिर स्वास्थ्य के रूप में करते हैं बेहतर बनाने के लिए, और फिर चिकित्सा के लिए भी योग का हम अभ्यास करते हैं। तो बाहर के देशों में क्या हुआ कि लोग इसे स्वास्थ्य परक दृष्टिकोण से योग का अभ्यास शुरू किया, फिर चिकित्सीय ढंग से इसका यूज करने लगा, इसलिए बाहर में इतना लोकप्रिय हो गया। और वैज्ञानिकों के साथ जुड़ के, डॉक्टरों के साथ सानिध्य में जाके इसका रिसर्च अनुसंधान करने के बाद पाया कि हमें तो जब ये 2 चीज सही हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य और हमारा जो है दिनचर्या, मानसिक हो सामाजिक हो, जो भी हो स्वास्थ्य, वो अगर सुदृढ़ हो गया वैचारिक लेवल पर, व्यवहारिक लेवल पर, तो हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है वो स्वयं सुधर जाएगा। तो इस बात को अपने देश के लोगों को समझना होगा कि जब हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, तब जाके हम ये आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। एक, अब इसी संदर्भ में हम थोड़ा पीछे चलते हैं और एक उदाहरण देता हूँ। कालिदास का जो कुमार संभव है, उसमें पार्वती तपस्या प्रकरण है। महर्षि नारद ऋषि पार्वती जब तपस्या में लीन है और कृष्णकाय शरीर उनका हो गया है,
काफी दिनों से, वर्षों से, अब उनका जीना लगभग लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, तब ऐसे कथा है, उसमें नारद ऋषि पहुंचते हैं, पहुंच के उनको समझाते बुझाते हैं। और एक श्लोक है उसमें का, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हे पार्वती, आप जो शंकर भगवान के लिए तपस्या कर रही हो, ये शरीर ही धर्म का साधन है। तो पहले शरीर का पालन पोषण, ये कैसे स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, इसका हमें ध्यान रखिए, फिर हम इस शरीर से लाभ उठा पाएंगे, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, या जो भी हो, उस फील्ड में अपने शरीर का हम उपयोग कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहते हैं, तो आज के युग में अगर हम अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये शरीर ही सबसे पहला हमारा साधन है। जब ये स्वस्थ रहेगा हमारा शरीर, तब अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, गांव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए हम उपलब्ध हो पाते हैं। तो योग में स्वास्थ्य परक अभ्यास और चिकित्सीय अभ्यास, ये दोनों इंक्लूड है, और हम लोगों को चाहिए कि करना जरूरी है, और लोग करते भी हैं। काफी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हाँ, जिस अनुपात में अपने देश में होना चाहिए, वो अनुपात नहीं देखने को मिल रहा है। जी जी, ये आपने एकदम आपकी सही कहा। चिंता जायज है। चलिए सर जी। आपने सही कहा। हमारे जो भारतीय हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत जल्दी फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारी जो बिल्कुल पुरानी परंपरा है, जैसे योग है और आयुर्वेद है, इन चीजों को हम लगातार दरकिनार या नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें शाम को किसी पब या किसी होटल में जाकर पार्टी तो करनी है, और उसके बाद हम सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है या हमारी संस्कृति बहुत विशाल है, हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम उसे फॉलो कैसे कर सकते हैं? क्या हम भारतीयों को यह नहीं सोचना चाहिए? तो ये सुधार की जो बात है, जी। ये मानसिकता पर भी निर्भर करता है। ओके। इसलिए कि आप पब में जाएं या कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, ये लोगों का पर्सनल लाइफ है, जहां जाएं ठीक है, ये अपना जा सकते हैं। लेकिन योग में मनाही के तौर पर हम इसको नहीं देखते कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जब आप योग करना शुरू कर दीजिएगा सही वे में, तो ये जितनी भी कुसंगति है और जिसमें भी कुरीतियां है, ये स्वतः दूर होने लगता है। जब हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो फिर केवल और केवल संदेश देना, उस पर कुछ बोलना, लिखना, ये व्यर्थ की बात है। महर्षि पतंजलि एक सूत्र बताते हैं कि योग के अभ्यास का लाभ कैसे मिलेगा। तो वो बताते हैं कि सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ हुई। वो कहते निरंतर करने की ये चीज है, ये अभ्यास निरंतर करिए। उसमें भी कहा है सत्कारा से भी, तो बड़े आदर सत्कार के साथ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ये है, हम भारत में योग को घर घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या इसके लिए आपके पास कोई प्लान है या कोई ऐसी विधि है जिससे हम घर घर तक योग को पहुंचा सकते हैं भारत में? देखिए, भारत में योग घर घर पहुंचाने के लिए शुरू से ही बहुत सारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, कुछ समाज सेवी लोग प्रयासरत थे, हैं, अभी भी वर्तमान में। ऐसा नहीं है कि घर घर तक योग का अभ्यास और इसकी जानकारी नहीं है, सब लोगों को है। वर्तमान में सरकारी स्तर पर भी इसका बहुत बड़ा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है सब जगह। अभी मैं दिल्ली में ये देखता हूँ कि
वहाँ की सरकार घर घर एक योगशाला का उन्होंने एक योजना दिया है कि भाई 25 लोग जहां भी इकट्ठा हो जाएं और उन्हें फ्री में योग टीचर भेज के योग करवाया जाएगा और उस टीचर को पेमेंट सरकार करेगी। तो ये भी एक पहल है उनके अपने स्तर से। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री एक योग दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड योग दिवस उन्होंने मनाने का जो संकल्प दिया, लोगों के सामने रखा, उस पर भी लोगों ने अमल किया। बहुत सारे देशों ने मिलके इसका आयोजन करते हैं साल में एक बार। हालांकि अपने भारत में क्या हो गया है कि मुख्य रूप से रोजी रोटी से इस चीज को जोड़ना चाहते हैं लोग। ये मेन मुद्दा है। जी जी अगर रोजी रोटी से जुड़ जाए तो हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी फिर लोगों के बीच में स्वीकार्य हो जाएगा और लोग करेंगे। इसलिए कि कोई भी टीचर है या कोई भी शिक्षक है, योग शिक्षक है, योग आचार्य है, तो जब वो कुछ दिन अभ्यास करवाने के लिए अपने गांव में, समाज में जब जाते हैं तो 2-4 महीने करने के बाद पुनः वापस चले आते हैं। क्यों जी चले आते हैं? तो उनका अभी के समय में आने जाने का किराया हो या उनका जो भी खर्चा वर्चा है, उस पर जब भार पड़ने लगता है तो छोड़ के चले आते। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बहुत पहले आपको जानकारी होगी कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक हुए थे। ये लगभग हमें लगता है वो 60-70 के दशक की बात है। तो उस समय उन्होंने एक विश्वायतन योगाश्रम की स्थापना दिल्ली में की। आज राष्ट्रीय योग संस्थान के नाम से, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के नाम से वही संस्थान कार्यरत है। भारत सरकार के अधीनस्थ है वो संस्थान, इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने क्या किया कि फ्री में कोर्स करवाते थे लोगों को उन जमाने में। और सरकारी स्तर पर आज जो सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में जो योग टीचर का पोस्ट था, उन्होंने भारत सरकार से कह के या उनसे जो भी करके उसमें डलवाया और अपने केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारतवर्ष में योग शिक्षक की बहाली हुई सरकारी स्तर पर और उसमें योग शिक्षण दीक्षण का कार्यक्रम चलता रहा। अभी भी है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए टीचर सब, लेकिन अब वो पोस्ट ही खत्म कर दिया गया। सर। तो ये मैं एक और बाधा। सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, योग से हम क्यों जुड़े हैं? बहुत सारे युवाओं के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि हम योग से क्यों जुड़े हैं, क्यों हम योग करें, जबकि उनके पास और आधुनिक चीजें हैं, जैसे जिम है या और चीज एक्सरसाइज है, ये चीज कर सकते हैं, तो हम योग ही क्यों करें? इसको आप थोड़ा सा समझाइए। हाँ हाँ, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोग करते भी हैं कि हम और दूसरे खेल, जिम या कुछ भी कर लेंगे, योग में हम समय क्यों दें। इसमें बात ये है कि योग और अन्य व्यायाम में, अन्य एक्सरसाइज में, जिम में बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। अंतर यहाँ है कि जितने एक्सरसाइज है, कुछ वर्कआउट है, ये हमारे शारीरिक लेवल पर ही प्रभाव डाल पाता है। लेकिन आसन में, योगासन के अभ्यास में, योग के अभ्यास में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर जाके ये अपना प्रभाव छोड़ता है। अब जैसे एक आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि देते हैं कि स्थिर सुखमासनम। अब आसन करेंगे तो आप स्थिरता भी अनुभव करिए और सुख भी अनुभव करिए। अब सुख कैसे होगा? तो जब तक आपका मेंटल लेवल कंफर्ट नहीं होगा,
उसके साथ जुड़ेगा नहीं, आप सुखानुभूति नहीं कर सकते। जिम में क्या है, लोग दांत पीच के नहीं, बॉडी को करके वेट उठाते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं। तो इसमें कहा नहीं, ये नहीं करना है, आपको स्थिरता और सुख अनुभव करते हुए अभ्यास करिए, तो ये इसका अभ्यास है। फिर कहा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। आप जो प्रयत्न करते हैं शुरुआत में, आप देखिए उसकी शिथिलता हो जानी चाहिए। बिल्कुल एफर्टलेस अभ्यास कीजिए, कष्ट मत डालिए। तो ये अंतर है, और इस अंतर को हमारे आधुनिक जो साइंस है इसने भी प्रूव किया है कि हम योग अभ्यास से अपने इंडोक्राइन सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर डालते। जितने भी हमारे शरीर में तंत्र है उस सब को बाह्य से लेके आंतरिक स्तर पर, जैसे हमारा शरीर फिजिकल लेवल है, मेंटल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, इमोशनल लेवल है, वहां जाके ये हमारा यौगिक अभ्यास प्रभाव डालता है। अब देखिए, अब ये बात कहते हैं कि भाई युवाओं का ये सवाल है, सवाल उनका जायज है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, समझना पड़ेगा उनको। अब मान लीजिए हम अधिक भोजन कर लिए, उसके लिए अब नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए, फिर भी हम क्या करते हैं, हम खाते रहते हैं। उससे हमारा कॉन्स्टिपेशनल या डाइजेस्टिव सिस्टम जनित रोग हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगे। अब इसका निदान जिम में हम क्या करेंगे? जिम में नहीं कर सकते। योग में कहा है सत्कर्म है। आपका अगर पेट भारी है, मन प्रसन्न नहीं है, तो आप सत्कर्म का अभ्यास कर लीजिए, कुंजल कर लीजिए, वस्ती कर लीजिए, शंख प्रक्षालन कर लीजिए। आप अपने आप को हल्का फल्का महसूस करेंगे, और जब आप ये हल्का महसूस करेंगे तो प्रसन्नता आएगी। इसलिए कि जब शरीर में लघुता आएगी तो उसके साथ साथ प्रसन्नता भी आएगी। उसी लघुता के परिणाम स्वरूप आप में आलस्य नहीं होगा। जब आलस्य नहीं होगा तो आप अपने काम के प्रति, अपने दायित्व के प्रति अधिक जिम्मेवार हो जाते हैं और होंगे। जी जी सर, आपको इतने साल हो गए हैं योग करते करते, कोई ऐसा अनुभव जो आपने महसूस किया हो? पहले जब आप योग नहीं करते थे तो आप नॉर्मल रहते थे या चिड़चिड़ा रहते थे, या आपके मन में कई सवाल आते थे, आप योग करने के बाद आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिससे आप अच्छा महसूस करते हो, या कुछ ऐसे अनुभव आपके जीवन में जुड़े हैं जिससे हमारे युवा पीढ़ी या हम कुछ सीख पाए? हाँ, सबसे पहला, मैं जब एक बार 2007 में मैं 1 महीने का अभ्यास किया था कंटिन्यू योग का। उससे पहले योग का अभ्यास छिटपुट मैं किन्हीं के सानिध्य में क्या करते थे, और उन्होंने सजेशन दिया, जो थे हमारे टीचर, गुरु, सिखाने वाले, कि नहीं, आपको 1 महीने का कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब 1 महीने का अभ्यास किया तो सबसे पहले क्या हुआ कि डाइजेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया 1 ही महीने के अंतर्गत। हमें लगा कि 2 सप्ताह के बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो गया, और हो भी गया। एक दूसरी बात, उसके बाद तो काफी समय हो गया करते करते, तो हालांकि युवा अवस्था से अभी तक मैं करते आ रहा हूँ, जब ग्रेजुएशन में था उसी समय से, तो उन दिनों इतना मुझे तो अपने अनुभव नहीं है कि मैं चिड़चिड़ा था, कि इतना मैं बेचैन था, इसलिए कि तब इतने दायित्व भी नहीं थे।
तो उसका अनुभव नहीं है कि मैं कैसा रहा, नॉर्मल था। अभी भी मैं नॉर्मल ही हूँ। नॉर्मल इस हिसाब में कि अब जैसे कोई कुछ हो गया, मान लीजिए कभी उद्विग्नता है, कभी क्रोध है, कभी जिसको कहेंगे घाटा है, नहीं, चलते फिरते कोई नुकसान हो गया, चाहे जिस भी लेवल पर हो, तो वहां पर हम ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, छोड़ देते हैं उसको। ये ऐसा होना था, हो गया, अब आगे से नहीं हो, इसके लिए हमें चलना है, सोचना विचारना, और उस हिसाब से हमें मैनेज करना है। तो ये अंतर मुझे लगता है और लोगों की अपेक्षा कि मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। सर, योग के नियमित अभ्यास से लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक नॉर्मली मोटा मोटी अगर आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, योग के अभ्यास नियमित करना चाहिए, और करने के बदौलत क्या लाभ मिलेगा, ये सभी लोगों के ऊपर उनके अलग अलग प्रभाव आते। अब प्रभाव क्या आते हैं कि अब योग में आपका खान पान भी मायने रखता है। एक श्लोक सुनाता हूँ भगवत गीता का। जरूर जरूर। युक्ताहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जब आप युक्त आहार विहार करेंगे, युक्ति संगत काम करेंगे, ऐसा नहीं है किसी के घुसखोरी झपटमारी गला रेती करके और कमा रहे हैं और योग भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आपको युक्त कर्मश्चेष्टु, ये आपको युक्ति संगत काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा है कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपको युक्ति पूर्वक यानी समभाव, ये बराबर रूप से सोना और जगना, जितना आप सोते हैं उतना जागिए सम्यक रूप से, तब जाके योगो भवति दुख, तब योग दुख हरण करने वाला फलदायी होगा। और नहीं तो अब अनर्गल चीज खान पान करेंगे, गलत काम करेंगे, जीवन यापन के साधन में क्रूरता अपनाएंगे, सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, और तब कहिएगा कि योग से लाभ मिलेगा, मिलता नहीं है, तो ये संभव नहीं है। सर, एक तो और चीज ये मैं जानना है। चाहता हूँ आपसे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जी जैसे कि आप बाहरी देशों में काम कर चुके हैं या बाहरी देशों के नागरिकों को योग सिखा चुके हैं, आपने यहाँ के लोगों में क्या देखा योग को लेकर, और भारत के लोगों में क्या कमी आपको दिखी कि वो योग नहीं करना चाहते या योग को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं? हाँ, यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक देखा गया, ओके। और ये लोग योग को इस मायने में देखता है कि इसमें जो है सो हमें स्वास्थ्य लाभ अन्य विधि के अपेक्षा जल्दी मिलता है। अब कई लोगों को हमने देखा है यहाँ पर्सनली रूप से कि जो एंजाइटी के शिकार थे, डिप्रेशन के थे और अनिद्रा के थे, और जिनको भी कई सारे हेल्थ इशू थे, वे लोग जब योग अभ्यास यहाँ करने आते हैं तो कुछ ही दिनों बाद कहा जाता है उनके द्वारा कि अब ये सारी समस्या हमें दूर हो गई। अब इसके देखा देखी क्या होता है कि जो लोग स्वस्थ है वो सभी लोग योग करते हैं यहाँ अधिक से अधिक।
अपने इंडिया में क्या है, जब डायबिटीज हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा, जब ये पैरालिसिस मार देगा, ज्वाइंट्स पेन होगा, डॉक्टर कहेगा कि अब कोई उपाय नहीं है, दवा खाते रहिए, तब जाके योग ज्वाइन करेगा। एक आयुर्वेद में है कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। उनमें बताया कि जो लोग स्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, आतुरस्य विकार प्रशमनम, और जो लोग विकार ग्रस्त हैं, आतुर व्याकुल हैं, वो इससे मुक्ति पा सकते। तो यहाँ के लोग इस सूत्र को पकड़ लिया, हम लोग खाली पढ़ लिए हैं अपने ग्रंथ में। जी जी, यही अंतर है। यही अंतर दिखाता है दोस्तों और भाइयों बहनों। अब हमारे पास समय की पाबंदी है, तो इस वार्तालाप को हम यहीं पर समाप्त करने की ओर जाएंगे। सर, और कोई आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को या महिलाओं को या देश के अन्य लोगों को, तो आप कह सकते हैं। आपके पास 1 मिनट है, इसके बाद इस वार्तालाप को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जी, आ, सभी लोग समझदार हैं, फिर भी अगर मुझे कुछ कहना है, तो जैसे आप अपने दिनचर्या में खाना पीना सोना जगना और जो भी काम करते हैं, तो आप 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए दीजिए, अपने शरीर के लिए दीजिए, और वो योग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप 23 घंटे काम करिए अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। 1 घंटे अपने लिए दीजिए और उसमें योग का अभ्यास करिए और अपने आप से जुड़ जाइए। सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है योग दर्शन में, कि जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाइएगा, पता लगेगा हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाते हैं। हम इसी लौकिकता में जब देखते हैं कि हम स्टूडेंट हैं अथवा कामगार हैं अथवा कोई भी काम करने वाले हैं, ये मुझे नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, जी, और ये योग में आपका स्पष्ट दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, या अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए योग, मेडिटेशन, इन चीजों का सहारा लेकर एक स्वस्थ भरा जीवन जीना चाहिए।